थोड़ा सा मैं जो ग्राउंड पर देख रहा हूँ तेजस्वी जी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा माहौल चल रहा है। कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, आरजेडी अच्छा काम कर रही है और तेजस्वी जी ने जिस तरह से जब वो उप मुख्यमंत्री रहे, उस उप मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। आपने रिपोर्ट देखा होगा कि जब पूछा गया कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी में से किसको आप ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं जी। सारी सीटों पर अगर चुनाव लड़ेंगे या ये बोल रहे हैं तो अब इसका मैसेज क्या समझा जाए। या तो हो सकता है बीजेपी ने कहा कि भाई आप सारी सीटों पे चुनाव लड़ो और उससे नीतीश जी को नुकसान करो, क्योंकि नीतीश जी की सीटें कम होंगी ये तो कंफर्म है। उसमें कन्हैया कुमार का भी रोल है। कन्हैया कुमार ने एक यात्रा की, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। शुरू में तो वैसे कन्हैया कुमार को कांग्रेस के कई नेता एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि लालू जी पिछड़ों के नेता हैं, मसीहा हैं, पिछड़े उन्हें अपना नेता मानते हैं। तो राजनीति में एक रणनीति होती है कि फर्स्ट डिफेम देन किल, पहले बदनाम करो फिर मार डालो। तो कुछ लोगों को लगा कि अगर लालू उसी पार्टी को देगा ना जिसे लग रहा है मेरे धर्म के लिए काम करेगी, करे ना करे, जिसने जाति के आधार पर वोट करना है वो तो उसी पार्टी को देगा जो उसकी जाति की है जी। तो उसके लिए कुछ करे ना करे। हाँ। अब जो पार्टी के लोग हैं, परिस्थितियां जिस हिसाब से बन रही हैं, और अगर ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं और सरकार मिड टर्म में चली जाती है, गिर जाती है, तो बीजेपी को बहुत बड़ा डैमेज लगेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बाद सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप ऐसी को तैयार नहीं है जो अच्छा वोकल लीडर हो। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 2025 में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि जब हम चुनाव की बात करते हैं तो कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए जिसके बारे में ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी जानकारी हो। तो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए तो आज हमारे साथ भारत के एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी सर। तो स्वागत करते हैं पहले हम अपने इस पॉडकास्ट में। सर का स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ना मैंने जो सुना है आपके बारे में कि 2006 से जो एक आपका इंस्टीट्यूट है IPL, उसमें आप जो राजनीतिक लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव की रणनीतियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, तो सर इस टाइम आप बिहार में क्या स्थिति देख रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार जी और बीजेपी है और एक तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस है, तो किसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है? देखिए ऐसा है, ऑलरेडी नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के साथ मिल करके। तो जब सरकार लंबे समय तक चल रही होती है तो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है, यानी सरकार के खिलाफ माहौल बनता है। तो थोड़ा सा मैं जो ग्राउंड पर देख रहा हूँ तेजस्वी जी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा माहौल चल रहा है। कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, आरजेडी भी अच्छा काम कर रही है और तेजस्वी जी ने जिस तरह से जब वो उप मुख्यमंत्री रहे, उस उप मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। उस बढ़िया काम करने की वजह से जिस तरह से रोजगार की बात की, बाकी मुद्दे उठाए, तो बिहार की जनता को लगता है कि तेजस्वी जी को अगर एक मौका दिया जाए, वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक माहौल बदल सकता है। बिहार की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान वो कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल जो है वो तेजस्वी के पक्ष में जाता हुआ या कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी चुनाव में समय है। और बीजेपी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी एंड मोमेंट पर चुनाव को उठाती है, चुनाव को बदल सकती है, परिस्थितियां बदल देती है। तो कल क्या होगा कह पाना मुश्किल है, लेकिन आज की डेट में ये तो कंफर्म एक बदलाव की लहर चल रही है बिहार में, एक परिवर्तन की तरफ बिहार जा रहा है और तेजस्वी यादव उस परिवर्तन का चेहरा बनते जा रहे हैं। कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आ रही है, तो लग रहा है कि एक एज है उनको। तो जैसे आपने कहा कि अभी जो बिहार में है कि एक बदलाव का माहौल, बदलाव का माहौल, तो किस तरीके के मुद्दों में बदलाव आ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है? मुद्दे तो देखिए जो मेन मुद्दे हैं बिहार के, रोजगार का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, जो देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, बिहार के विकास की बात है। जैसे तेजस्वी यादव का जो मुद्दा सबसे ज्यादा हिट कर रहा है वो डोमिसाइल का मुद्दा हिट कर रहा है कि बिहार के लोगों को ही नौकरियां मिलेंगी, बाहर वालों को नौकरियां नहीं दी जाएंगी। और जिस तरह से युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, युवाओं को धरने प्रदर्शन करने पड़े, लाठीचार्ज हुआ, उससे भी नीतीश कुमार जी की सरकार की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। और नीतीश कुमार जी के बारे में जो बोला जा रहा है कि शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या वो भूल जा रहे हैं चीजों को, या जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज को भी जनता देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो क्योंकि बड़ा प्लेयर है ही, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही हमें ग्राउंड पर। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां है वो 10-20 सीटें कम ज्यादा वहीं रहेगी। नुकसान जो होगा वो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार जी को बहुत ज्यादा होने वाला है और इसका बेनिफिशियरी जो होने वाले हैं वो तेजस्वी यादव होने वाले हैं। तो यानी कि उधर आरजेडी की सीटें बढ़ेंगी
कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, बीजेपी की सीटें कुछ कम या ज्यादा रह सकती हैं आसपास, नीतीश कुमार जी की सीटें बहुत ज्यादा कम होने वाली हैं। तो ये एक माहौल मुझे लग रहा है कि बिहार में बन रहा है, और जो बेसिक मुद्दे उन पर बात हो रही है, और जनता भी ये समझने लगी है कि नीतीश कुमार जी को एक लंबा समय मिला शासन करने का, और उस शासन में वो शायद उतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था या जितना उनसे उम्मीद की जाती थी। तो जब वो परिवर्तन नहीं दिख रहा जनता को, तो जनता भी शायद थोड़ी सी नाराज है, और सभी मुद्दों पे बात हो रही है। मेन जो मेजर मुद्दा है जातिगत जनगणना का मुद्दा, कि जातिगत जनगणना बिहार में करा दी गई, लेकिन जनगणना के जो आंकड़े आए उसके आधार पर काम नहीं किया गया। जैसे कांग्रेस कह रही है कि हमने तेलंगाना में काम किया, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण को बढ़ा दिया, बिहार में ऐसा कुछ नहीं किया गया। बिहार की डोमिसाइल के ऊपर बात नहीं हो रही, बिहार के युवाओं के बारे में बात नहीं हो रही, जो वहाँ स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए हैं, जो टीचर्स बैठे हुए हैं, उन पर बात नहीं हो रही है। तो ये बेसिक मुद्दे हैं जिन पे मुझे लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है बिहार में। बिल्कुल। तो क्या मोदी जी के चेहरे पर बिहार में वोट मिलेगा या नीतीश जी के चेहरे पर? नहीं, देखिए, मोदी जी का चेहरा पर तो नुकसान कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, फ्रेंकली बताऊं तो। लेकिन मोदी जी के चेहरे पे वोट मिल भी सकता है, कह नहीं सकते बिहार की जनता किधर जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से कोई ऐसा नाराजगी नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने भागीदार होने के नाते भी कोई बहुत बड़ा अच्छा काम भी नहीं किया ऐसा कि जिससे लगे कि हाँ बीजेपी कुछ अच्छा कर रही है, कोई ज्यादा नेगेटिव भी कुछ ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ जाए। राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें, अभी जैसे सर्वे आया आज तक का, आपने रिपोर्ट देखा होगा कि जब पूछा गया कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी में से किसको आप ज्यादा सुनना पसंद करते हैं जी, आपके पसंदीदा नेता कौन है, तो हम भी हैरान हुए और सभी हैरान है कि आज तक के सर्वे में इंडिया टुडे ग्रुप में राहुल गांधी जी आ गए हैं नरेंद्र मोदी जी से। तो इससे पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि जो है वो ऐसा ऐसा कम हो रही है, तो उनके आधार पर वोट मिलना तो मुश्किल है। रही बात नीतीश जी के चेहरे पर, तो उन पर तो वोट नहीं मिलने वाला है। नीतीश जी के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि ये परसेप्शन जा रहा है कि शायद नीतीश जी मेंटली उतने फिट ही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर कोई नेता के ऊपर, जो मुख्यमंत्री है, ये मैसेज जा रहा है कि वो मेंटली फिट नहीं है, तो कल को तो ये तो बड़ा नेगेटिव है। उनके चेहरे पर तो वोट मिलना बहुत मुश्किल है। बल्कि मुझे लगता है कि नीतीश जी के कारण शायद बीजेपी को नुकसान हो जाए, क्योंकि इतने लंबे समय तक नीतीश जी को आगे रखा आपने, लेकिन उससे कोई लाभ ज्यादा नहीं हो रहा है। तो जब ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, तो अब बीजेपी के साथ भी मजबूरी क्या है कि बीजेपी अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती। कितनी भी मेहनत कर ले बीजेपी, बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती। अगर बीजेपी अलग लड़ेगी गठबंधन से, तो शायद बीजेपी की 50 सीटें भी नहीं आएंगी। ये स्थिति है। तो बीजेपी की तो मजबूरी है कि उसे गठबंधन में रहना पड़ेगा, नीतीश जी को आगे रखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश जी के चेहरे पर तो वोट नहीं मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कुछ वोट मिल जाए, कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी उधर बहुत तेजी से उभर रहे हैं। तो अभी देखना थोड़ा समय लगेगा। बीजेपी को भी मतलब कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे भी वोट मिल पाना उतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे आपकी टीम है जो कि बिहार में भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं बहुत सारी। तो जमीनी स्तर पे बिहार का क्या माहौल है इस टाइम पे चुनाव को लेके? जैसे मैंने बताया, बदलाव की एक लहर है। उस लहर में एक बड़ा रोल ये है कि क्योंकि लंबा समय मिला नीतीश जी को, जितना लंबा समय मिला उतना लंबा समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया। और तो शुरू में जंगल राज कहा गया कि तेजस्वी यादव, लालू यादव जी का जंगल राज है, आरजेडी बदमाशी करती है, यादवों की राजनीति करती है, और उस बदलाव के कारण नीतीश जी को मौका मिल गया। लेकिन मौका मिलने के बाद पहले दूसरी योजना में तो ठीक काम हुआ, कुछ नए फैसले भी लिए गए, महिला सशक्तिकरण की भी बात हुई, लड़कियों को साइकिल देने की योजना हो या महिलाओं के लिए और योजनाएं निकाली हो, अच्छी योजनाएं निकाली। लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पा रहे नीतीश कुमार जी। तो परिवर्तन की एक लहर चल रही है, एक माहौल बन रहा है। उसमें थोड़ा बहुत रोल प्रशांत किशोर का भी रहा। प्रशांत किशोर जगह जगह जाके बता रहे हैं कि बिहार की बदहाली के लिए आरजेडी भी जिम्मेदार है और जेडीयू भी जिम्मेदार है। लेकिन जो युवा जिसने 20 वर्ष से आरजेडी की सरकार को बहुत कम समय में देखा, 1.5 साल, और ज्यादातर समय जेडीयू की सरकार को देखा या बीजेपी की सरकार को देखा, तो वो ये मान रहा है कि ये जो बुरी स्थिति है वो बीजेपी के या एनडीए के कारण है। ऐसा होने की वजह से जो लहर चल रही है कि बदलाव होगा बिहार में, वो बदलाव का फायदा कांग्रेस और आरजेडी शायद ले लेगी। बिल्कुल। और ग्राउंड पर तो उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। तो जैसे अभी आजकल आपने भी देखा होगा, बहुत एक न्यूज छाई हुई है कि चिराग पासवान जी के बारे में। हाँ, अभी उन्होंने बोल दिया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा वो सच होगा कि वो पता नहीं ऐसा कैसे 243 सीटों को सभी पे लड़ेंगे। सभी पे लड़ेंगे, संभव नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। देखिए क्या है, चिराग पासवान जी पहले भी लड़े थे वैसे, और ज्यादातर सीटों पे उन्होंने, जिन सीटों पर लड़े उन सीटों पर उन्होंने आरजेडी को, जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। तो हो सकता है कि बीजेपी में, क्योंकि वो गठबंधन में है, 5 सांसद हैं, मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में,
तो इसकी संभावना तो बहुत कम लग रही है कि वो गठबंधन छोड़ देंगे। कि अगर वो केंद्र में कहें कि हम गठबंधन में रहेंगे और राज्य में कहें हम अकेले लड़ लेंगे, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन अब ऐसा उन्होंने कहा है, मतलब न्यूज भी बहुत अच्छे से मीडिया छाई में, हुई है। हाँ, उन्होंने बोला स्पीच पे, मंच पे बोला उन्होंने कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। 243। तो अब सारी सीटों पे अगर चुनाव लड़ेंगे या ये बोल रहे हैं, तो अब इसका मैसेज क्या समझा जाए? या तो हो सकता है बीजेपी ने कहा हो कि भाई आप सारी सीटों पे चुनाव लड़ो और उससे नीतीश जी को नुकसान करो, क्योंकि नीतीश जी की सीटें कम होंगी ये तो कंफर्म है। तो कम करने के लिए हो सकता है इधर से चिराग पासवान काम कर रहे हो, उधर से सुनने में आज जीतनराम मांझी भी ज्यादातर सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हम पार्टी वाले, तो वो भी गठबंधन में जी। तो इधर वो एनडीए के साथ गठबंधन में केंद्र में है और राज्य में वो अपने अपने बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हजम नहीं होने वाली बात है, मतलब इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं तो मैं आपको आज आपके इस पॉडकास्ट में बता देता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, इससे आरजेडी को और कांग्रेस को फायदा होगा और जेडीयू को नुकसान होगा। उनकी रणनीति ऐसी होगी कि जेडीयू के ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव हार जाएं और शायद जेडीयू की हो सकता है 10, 12, 15 सीटें आए अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं। वैसे मुझे अभी ऐसा लगता है, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। हो सकता है चिराग पासवान सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, जिससे भटकाया जा सके। हाँ, मतलब एक माइंडसेट बनाना कि ठीक है हम अकेले लड़ेंगे, जी, ताकि एक जनता में थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका कोई औचित्य नहीं है और लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान जी के पास आज एक भी एमएलए नहीं है। अगर चिराग पासवान जी अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में नहीं जाते तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, एक भी सीट नहीं जीतेंगे चिराग पासवान, एक भी नहीं, एक भी सीट नहीं आने वाली उनके पास। तो क्या सोच कर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो वही बता सकते हैं। बट उन्होंने कहा तो है ऐसा, मीडिया में चर्चा भी है और ये भी चर्चा है, जब मैं बिहार में ग्राउंड पर काम कर रहा हूँ, टीम ने बताया कि शायद बीजेपी भी चाहती है कि वो अकेले चुनाव लड़े। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार जी की सीटों को कम करने के लिए। तो पता नहीं क्या सेटिंग हुई है, ऊपर कुछ हो गया। जो अभी मैं समझ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं बिहार में कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। क्रिएट किया तो जा रहा है, हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन वो इसका फायदा एनडीए को नहीं हो रहा है। इसका फायदा इंडिया गठबंधन को या महागठबंधन को होगा, एनडीए को ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो मुझे तो नहीं मालूम वो किस हिसाब से कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी अगर मान लीजिए 100 सीटों पे चुनाव लड़ती है या 110 पे लड़ती है और 110 की 110 भी जीत लेती है, तो भी बीजेपी अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि 243 सीटें हैं तो उनको 120-22 सीटें तो चाहिए होंगी। बिल्कुल। तो 122 सीटों में अगर 100 सीटें 110 सीटें भी आ जाए तो भी 12 सीटें कहां से लाएंगे। तो गठबंधन में तो जाना ही पड़ेगा बीजेपी को। बिल्कुल। और अगर नीतीश कुमार जी सीटें इतनी कम हो जाती हैं कि वो सरकार बनाने की या सपोर्ट करने की स्थिति में ना रहे, तो फिर कैसे होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद ये सोच रही हो कि चिराग पासवान कुछ 10-15 सीटें निकाल लें और नीतीश कुमार जी की भी 10-15 सीटें रह जाएं और फिर नीतीश कुमार जी को साइड करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे दे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में पहले शिंदे साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ लिया। बिल्कुल। और फिर बीजेपी की सीटें इतनी ज्यादा आ गई कि फिर बाद में बीजेपी ने फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बना दिया और शिंदे साहब को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और चिराग पासवान जी के किसी पार्टी के नेता को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। ऐसी रणनीति उनके दिमाग में चल रही। बट अभी बहुत जल्दबाजी हो गई ये कहना कि चिराग पासवान अपने बलबूते चुनाव लड़ लेंगे, मतलब हजम ही नहीं हो रहा। बिल्कुल भाई, न्यूज भी बहुत कंटिन्यूअसली आ रही है। जिस दिन उन्होंने ये बोली ये बात, हम भी हैरान थे, हम लोग बिहार में थे उस दिन, तो हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ग्राउंड से रिपोर्ट मिली कि शायद हो सकता है कि दिखावा कर रहे हो, ऐसा ना करें। कई लोग कह रहे करेंगे, तो समय बताएगा, अभी तो कह पाना बहुत जल्दबाजी है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि जो सर्वे चल रहा है, कहीं ना कहीं राहुल जी का चेहरा बहुत ऊपर आ रहा है। हाँ, तो वो क्या लग रहा है बिहार में? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो इंडिया गठबंधन का देखो, इंडिया टुडे ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, कुछ नहीं बोल दिया वाली बात। तो मतलब तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जमीनी स्तर पे जो एक मजबूती है कांग्रेस कहीं ले रही है। हाँ, कांग्रेस ले रही है बिल्कुल। और कांग्रेस का जो परसेप्शन है ना, कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। उसमें कन्हैया कुमार का भी रोल है। कन्हैया कुमार ने एक यात्रा की, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। शुरू में तो वैसे कन्हैया कुमार को कांग्रेस के कई नेता एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आरजेडी भी शायद कहीं ना कहीं थोड़ी असहज है उनको लेकर के, क्योंकि तेजस्वी के मुकाबले एक और युवा आ जाएंगे कांग्रेस में। तो लेकिन उनकी वो यात्रा बड़ी सफल रही और बाद में राहुल गांधी जी भी उसमें इन्वॉल्व हुए, बाद में और भी नेता इन्वॉल्व हुए। तो एक सफल आयोजन किया और उसमें युवा बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। और हम जानते हैं बिहार जो है वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ युवाओं की राजनीति, मतलब युवा तय करता है वहां की राजनीति। और बिहार लड़ने वाला प्रदेश है। बिहार के लोगों को आप झूठ बोल करके, बरगला करके, जाति धर्म के आधार पर बांट करके या
उनका रोजगार छीन करके, उनके वहां के चीजों को लेकर के उनसे वोट ले लो, ये संभव नहीं है। तो बिहार के युवाओं को जगाने में कांग्रेस ने बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। ग्राउंड से उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है और कन्हैया कुमार को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और अगर राहुल गांधी जी निकल जाए, मतलब कहना नहीं चाहिए निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी जी जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की या भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, ऐसी अगर एक बिहार यात्रा निकल जाए ना राहुल गांधी जी, मैं लिख करके दे सकता हूं बिहार में पूरी तरह से समीकरण बदल जाएंगे। और तो तेजस्वी यादव निकले हुए, लेकिन अगर राहुल गांधी जी निकल जाते हैं तो कुछ और ही माहौल होगा। अगर ज्यादा भी नहीं तो 10-15 दिन की एक यात्रा कर लें छोटी सी, और जिसमें पूरे बिहार में एक हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर जिले में टच कर जाए। तो वो जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है ना, वो कहते हैं ना लहर बन रही है, लहर वोट में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और ये जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं ऐसे ही नहीं आए हैं। मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल है मेरा पॉलिटिकल ट्रेनिंग बाय शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहाँ एक सर्वे डाला। वहां लोगों से पूछा कि इस समय देश के सबसे मजबूत नेता कौन है जिससे लोग सुनना चाहते हैं जी। 2 नेताओं के नाम डाले, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी। उसमें आप देखिए 90% लोगों ने राहुल गांधी का समर्थन किया। 90%। और टोटल वोटिंग मतलब लगभग 4 लाख लोगों ने वोट किया इस पर। ये भी नहीं है 2-4 हजार लोगों की राय, 4 लाख लोगों में से 90% लोगों ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी को नहीं राहुल गांधी जी को सुनना पसंद करते हैं। और आगे यही 7-8 साल पहले था, नरेंद्र मोदी के पक्ष में 90% हुआ था। तो परसेप्शन बहुत तेजी से कांग्रेस के पक्ष में, राहुल गांधी जी के पक्ष में आ रहा है। और उसमें सभी पार्टी के नेताओं का रोल है। कांग्रेस ने प्रोएक्टिव एक्शन लिए हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, प्रदेश प्रभारी को बहुत एक्टिवली काम करने के लिए कहा। और अगर उम्मीदवार कांग्रेस सही दे देती है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस के लिए माहौल तो फेवरेबल हो गया अगर कांग्रेस सही समय पर उम्मीदवार दे दे, क्योंकि कुछ सीटें पता है आरजेडी कौन सी लड़ने वाली है, फिक्स है। कुछ सीटें कांग्रेस की पता है फिक्स है, लड़ने वाली है कि इन सीटों पे कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। जिन सीटों पर उम्मीदवार तय हैं, उन सीटों पर कम से कम 2 महीने पहले उम्मीदवार दे दिए जाए। उम्मीदवार को बताया जाए कि वो अपना बूथ लेवल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट मजबूती के साथ करे, परसेप्शन की लड़ाई में आगे आए, लहर डेवलप करे और लहर को वोट में कन्वर्ट करे। क्योंकि देखिए लहर, बड़ा नेता क्या करेगा, बड़ा नेता माहौल बनाएगा। बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने माहौल बना दिया, कन्हैया जी ने माहौल बना दिया। अब इस लहर को वोट में कौन कन्वर्ट करेगा? वोट में कन्वर्ट करेगा लोकल कार्यकर्ता, लोकल लीडर। अब मान लीजिए आपने बढ़िया उम्मीदवार नहीं दिया, मान लीजिए उम्मीदवार ने अपनी बूथ की कमेटियां नहीं बनाई। कई उम्मीदवार है, मतलब बुरा नहीं माने कांग्रेस के उम्मीदवार, सुन लोगे तो बुरा लग जाएगा उनको, उन्होंने अभी तक अपनी बूथ कमेटियां नहीं बनाई। तो ये नुकसान, और वो चाहते हैं मैं उम्मीदवार बन जाऊं। अरे भाई उम्मीदवार तब बनोगे जब बूथ पर कम से कम एक व्यक्ति आपका अपना होना चाहिए। और कांग्रेस तय करे, कांग्रेस केवल उसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाएगी जिसके पास अपनी पर्सनल बूथ पर एक व्यक्ति होगा। पार्टी का अलग है, उसका अपना व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि पार्टी के लोग कई बार हराने के लिए काम करते हैं, टिकट दूसरे को मिलकर हरा भी देते हैं। बिल्कुल। तो अपना एक व्यक्ति ढूंढो। और अगर 300-400 बूथ है, 300-400 लोग अपने होंगे, वो 300-400 लोगों के साथ 10-10 लोगों की टीम बना दी जाएगी, 3-4 हजार लोग उम्मीदवार के साथ चलेंगे। बिल्कुल। और अभी से लहर बनेगी 2 महीने पहले, तो जीत जाएगा उम्मीदवार आराम से। माहौल बन रहा है उनकी फेवर में। और राहुल गांधी जी को तय करना चाहिए जो 50 सीटें 60 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, इतनी मजबूती से लड़े कि वहां स्ट्राइक रेट 90% आ जाए। क्योंकि उन सीटों पर डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से होने वाला है। अगर बीजेपी को 40-50 सीटों का डेंट दे देती है कांग्रेस, तो सरकार बन जाएगी। तेजस्वी यादव जी अपनी सीटें ज्यादा निकाल लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि माहौल बन रहा है, राहुल गांधी जी से ही फायदा हो रहा है, कन्हैया जी से ही फायदा हो रहा है, बस उसको भुनाने की जरूरत है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा तेजस्वी यादव, काफी अच्छी उनका नाम भी चला, पर उनके पिताजी जो लालू यादव जी, कि उनके लिए भ्रष्टाचार, जब उनकी खुद की सरकार थी, बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। वो तो है, बदमाशी का आरोप लगता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन जनता अब समझ गई इस बात को। तो जनता को लगता है कि वो लालू जी का टाइम निकल गया। वो पीरियड अलग था ना भाई। और तब जंगल राज बोला जाता था कि जी लालू राज जंगल राज है, बदमाशी ज्यादा थी। तो तब पूरे बिहार में थी। और नीतीश कुमार जी जब आए तो तब भी उन्होंने भी कुछ समय वैसा ही गुजारा जहां पर, और अभी भी जो हो रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, सड़क पे लोग पिस्टल लेके घूमने लगे हैं, पटना जैसे में गोलियां चल रही हैं। तो वो वहां का थोड़ा कल्चर भी है बिहार का, थोड़ी दबंगई चलती है, थोड़ा डरने वाला नहीं है वो प्रदेश, थोड़ा बोल्ड है। और आचार्य चाणक्य की जमीन रहा है, क्रांतिकारी लोग हैं, बिल्कुल, तो लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं थोड़ा सा, तो वो लगता है कि सरकार उनका संरक्षण दे रही है। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि उनकी छवि खराब हो, खासकर से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में।
और अभी 1.5 साल सरकार चलाई है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उन्हें गुंडा राज या जंगल राज करना होता तो तब करते, उन्होंने भ्रष्टाचार करना होता तब कर सकते थे ना। बिल्कुल। उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं है। और आरोप नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है उनके, देखिए लालू जी इतने बड़े नेता रहे हैं और वो भी चारा घोटाले का आरोप है ना उनपे। हाँ। चारा घोटाले में भी और भी बहुत लोग थे जो जिम्मेदार थे जी। प्रॉब्लम क्या है, एक परसेप्शन बना दिया गया क्योंकि लालू जी पिछड़ों के नेता हैं, मसीहा हैं, पिछड़े उन्हें अपना नेता मानते हैं। तो राजनीति में एक रणनीति होती है कि फर्स्ट डिफेम देन किल, पहले बदनाम करो फिर मार डालो। तो कुछ लोगों को लगा कि अगर लालू को बदनाम नहीं किया गया तो इनकी छवि इतनी बड़ी है कि लालू को कभी हटाया नहीं जा सकता सत्ता से। तो उन पर क्या आरोप लगाया जाए कि उन पर जी परिवारवाद का आरोप लगा दो, जातिवाद का आरोप लगा दो, करप्शन के आरोप लगा दो, चारा घोटाले का आरोप लगा दो, जो कि मैं समझता हूँ इतना बड़ा मुद्दा अब नहीं रहा है बिहार के लिए, और जनता भी समझती है इस बात को। जनता को ये बात मालूम है कि तेजस्वी आएंगे तो युवा है, नई सोच है, नए विचार हैं, अलग तरह से काम करेंगे। और तेजस्वी को सिर्फ इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, तेजस्वी जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह से वो बात रख रहे हैं, जब मीडिया में बात रखते हैं, जब वो पब्लिक रैली में बात रखते हैं, तो उनके बात रखने के ढंग से लोग इंप्रेस हो रहे हैं। उनके स्टाइल को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं ये व्यक्ति कुछ अलग करेगा। और जब वो उप मुख्यमंत्री रहे तो उनका काम तो बोल रहा है, जब उन्होंने रोजगार दिए, नौकरियां लगवाई, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ बिना पैसे के नौकरियां लगी, युवाओं को रोजगार की बात हो रही है, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, डोमिसाइल का मुद्दा उठा रहे हैं। ये बिहार की जनता को पसंद आ रहा है। बिहार के लोगों को या युवाओं को लगता है कि भाई हमारे रोजगार बाहर क्यों भेजे जाएं। बिल्कुल। और बात भी सही है, सही बात है। जो जहां का रहने वाला है उसे वहां के लोगों को पहली प्राथमिकता रोजगार में मिलनी चाहिए। तो तेजस्वी ये तो उठा रहे हैं, और क्या उठा रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं कि भाई बिहार के लोगों को पहली प्राथमिकता दो। बिल्कुल। बिहार में रोजगार में बिहारियों को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी पार्टियां इस पे बात नहीं कर रही हैं। तो अगर तेजस्वी के मुद्दे हैं और जेन्युइन मुद्दे हैं और इन पर नीतीश कुमार या बीजेपी बात नहीं करेगी, तो वो ये ना समझे कि जनता नहीं बात कर रही है। हम लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं, जनता बात कर रही है। बिल्कुल। और जनता लालू जी के उस रात से बहुत ज्यादा दुखी नहीं थी, और जो थोड़े बहुत लोग परेशान भी थे वो भूल चुके हैं। वो कह रहे हैं यार ठीक है, बाप ने कुछ गलत किया भी अगर मान लो, तो बच्चे को थोड़ी सजा देंगे, बच्चे का अलग सोच है, विचार है। और अब वो स्थिति भी नहीं है। तब देखिए ना सोशल मीडिया था, बिल्कुल नहीं था, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं पता नहीं चलता था। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज कोई सोचे नेता मैं अत्याचार करूं और छुप जाऊं, संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक में आ जाएगा, दिख जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो वो जंगल राज वापस आ जाएगा, वो संभव नहीं है। और आज भी जो स्थिति चल रही है उस स्थिति को भी नीतीश जी संभाल नहीं पा रहे। वो भी जंगल राज ही है एक तरह का, बट उस पर क्योंकि मीडिया तेजस्वी के खिलाफ बोलता है या लालू जी के खिलाफ बोलना आसान होता है, नीतीश जी या बीजेपी के खिलाफ बोलना मुश्किल होता है, तो मीडिया भी नहीं बोलता है, मेन मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार में कोई ऐसा गलत उन्होंने कुछ किया जिस पर कोई बड़ा आरोप हो। बिल्कुल। तो और जनता इस बात को समझती है कि राजनीतिक आरोप है और इसमें कोई दम नहीं है। तो जैसे हमने देखा है और आपने भी बताया कि बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। नहीं बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ देखिए उनका मशीनरी बहुत ज्यादा मजबूती से काम करती है। उनका मैकेनिज्म है, बूथ लेवल मैनेजमेंट है, जो मैंने पहले भी हम लोगों ने एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि बीजेपी के साथ क्या है। बीजेपी तो काम करती है, बीजेपी के अलावा 40-50 और संगठन है जो उनके लिए काम करते हैं। बिल्कुल। और वो संगठन इतना डेडिकेशन डिवोशन के साथ काम करते हैं कि उनमें से कई लोग हैं जो फ्री में काम कर रहे हैं। हाँ। बिना पैसे काम करें। आप सोचिए कोई व्यक्ति अगर आपके लिए बिना पैसे के लिए काम करेगा तो कितना डेडिकेशन, कितना डिवोशन होगा उसका, बहुत ज्यादा। तो वो संगठन जो फ्री में उनके लिए काम कर रहे होते हैं वो बहुत मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। फिर उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट, उनका बूथ पर कार्यकर्ता की ट्रेनिंग, उसकी साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो लड़ता है। जैसे मैं दिल्ली के इलेक्शन की बात करता हूँ, वैसे तो पूरे इंडिया में ऐसा होता है। दिल्ली में हमने देखा कि जब पोल हो रहा होता है तो पहले मॉक पोल होता है जी। मॉक पोल में सबसे ज्यादा अगर जगह पर देखा गया, ज्यादातर बूथों पर बीजेपी का उम्मीदवार या बीजेपी का जो बूथ अध्यक्ष है वो पहुंचा होता है, बूथ एजेंट। बाकी पार्टियों में नहीं पहुंचे होते। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सुबह 7 बजे 6:30 बजे आना होता है। कांग्रेस वाले आ रहे हैं 8 बजे 8:30 बजे, आम आदमी पार्टी वाले भी कई जगह लेट हुए। तो अगर हम बीजेपी को हराना चाहते हैं या किसी को भी हराना चाहते हैं, हमारा मशीनरी, हमारा मैकेनिज्म जब तक उससे स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं हरा सकते। बिल्कुल।
तो बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी की मशीनरी को, बीजेपी के मैकेनिज्म को, उनके थॉट प्रोसेस को, उनके नेताओं के काम करने के ढंग को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जितना फुल टाइमर हैं वो लोग, जितना डेडिकेशन से वो लोग काम कर रहे हैं, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। ये तो और ऐसा नहीं है हारे भी नहीं है, यूपी में हारे ना 2024 में। आप देखो यूपी में अखिलेश यादव ने हरा दिया बिल्कुल। और कई राज्यों में हारे। कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार आ गई। हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार आ गई। अगर वो हारते ही नहीं होते तो सरकार बदलनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल। तो हारते नहीं है, ऐसा नहीं है। और लोगों के मन में ये परसेप्शन जाता है, जब मैं भी बोलता हूँ ना तो लोग कहते हैं आप तो बीजेपी तारीफ कर रहे हो, बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। मैं नहीं कह रहा हराया नहीं जा सकता, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का मशीनरी, उनका मैकेनिज्म, उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। अगर उन्हें हराना है तो उससे ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को करना पड़ेगा। करेक्ट। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। भाई आपका बूथ अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष को क्या काम करने पता ही नहीं है, बीजेपी वाले को पता है, बिल्कुल पता है। बूथ अध्यक्ष को क्या क्या संसाधन चाहिए, आपके वाले पास है ही नहीं, उनके पास है। बूथ अध्यक्ष लहर बनाना चाहता है, लहर बनाने के लिए क्या क्या काम करने हैं उसे पता होगा तो ही तो करेगा। आपके वाले को पता नहीं, बीजेपी वाले को पता है। और बीजेपी के कार्यकर्ता भी 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। आरजेडी के, कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय में तो इलेक्शन मोड में आते हैं, जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है वो उस मोड से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए बीजेपी को हराना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हारती है। और मैं समझता हूँ सत्ता बदलती रहनी चाहिए। एक ही व्यक्ति लंबे समय तक रहे तो वो उसका थॉट प्रोसेस फिक्स हो जाता है। बिल्कुल। जब पहली बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, नेता बनता है, तो उसके पास कुछ नए आइडियाज होते हैं, उन पर काम किया जाता है, काम करता है। 5 साल हो गए, फिर वो कुछ और नया ले आता है। 10-15 साल में वो पुराना हो जाता है। अब वो नया सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जितना उसके पास था वो तो दे दिया उसने। बिल्कुल। अब क्या करेगा, अब वही पुराने ढर्रे पर रहेगा। तो इसलिए लंबे समय तक सत्ता एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी पे नहीं होनी चाहिए, सत्ता बदलती रहनी चाहिए। और बिहार ये बात अच्छी तरह जानता है। बिहार ने ऐसी क्रांतियां देखी, हम सब जानते हैं कि जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो बिहार एक निर्णायक भूमिका में रहा। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बना इमरजेंसी के बाद तो बिहार में बहुत अच्छा। और जब इमरजेंसी लगाने से पहले जो आंदोलन शुरू किया, जेपी मूवमेंट हुआ, उसमें बिहार केंद्र में रहा। तो बिहार राजनीतिक रूप से बहुत मैच्योर राज्य है, वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेगा। बीजेपी या जेडीयू या आरजेडी भी या कांग्रेस भी ये ना सोचे कि हम बिहार के लोगों को मूर्ख बना देंगे। आप मूर्ख बना के उनका वोट नहीं दे सकते। आप उनके मुद्दों पर बात करिए, समस्याओं पर बात करिए, समाधानों को उनके सामने रखिए, जो कि आज की डेट में मुझे लगता है तेजस्वी यादव और कांग्रेस रखने में सफल हो रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए उनको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एक चीज और है, जैसे ये मैनिफेस्टो बनाते हैं हमेशा, अगर कोई भी नेता या चुनाव चलते हैं, बनते हैं। हाँ, तो क्या कोई नेता इस मैनिफेस्टो पे काम करता है? वो आते हैं, दिखाए जाते हैं और उड़ जाते हैं? करते तो हैं, और अभी तो बिहार में आएगा क्या मैनिफेस्टो आता है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए उन पे करती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने मैनिफेस्टो पे काम नहीं कर रही। कारण हमने उनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। भाई जब जनता से पूछो कि कितने लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ा, बहुत कम, 10% भी नहीं होंगे। तो जब जनता ही मैनिफेस्टो नहीं पढ़ रही तो मैनिफेस्टो के आधार पर काम हो रहा नहीं हो रहा, जनता को कैसे पता? पर मुझे लगता है अवेयर लोग हो रहे हैं। अवेयर हो रहे हैं बहुत कम लोगों को। एक तो क्या है, लोग अपनी जातियों में बटे हुए हैं, कुछ लोग धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, कुछ लोग पार्टियों की विचारधारा के आधार पर बटे हुए हैं। तो जब ज्यादातर लोग तो बट ही गए, जिसने धर्म के आधार पे वोट देना है वो तो अपनी उसी पार्टी को देगा ना जिसे लग रहा है मेरे धर्म के लिए काम करेगी, करे ना करे। जिसने जाति के आधार पर वोट करना है वो तो उसी पार्टी को देगा जो उसकी जाति की है, चाहे उसके लिए कुछ करे ना करे। हाँ। अब जो पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग तो कांग्रेस को वोट करेंगे ना, चाहे कांग्रेस हारे जीते। आरजेडी के आरजेडी को करेंगे, बीजेपी को करेंगे। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, बहुत बड़ा वोट बढ़ गया। हाँ। अब रह गया डिसाइसिव वोट 10-15%। हम जैसा, आप जैसा जो सोचता है मैनिफेस्टो क्या है, मुद्दे क्या है, वही फ्लोटिंग वोटर है। हाँ। वो डिसाइड कर रहा है। तो वो वोट इधर आ जाता है तो सत्ता इधर हो जाती है, वो इधर आ जाता है, इधर हो जाती है। बट जनरली मैनिफेस्टो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसे अभी धर्म की बात आई थी तो एक थोड़ा सा सीमा ही चर्चा कर लेते धर्म को लेकर। बिहार में जो धर्म की राजनीति नहीं, बिहार में इतनी, चलो पूछ लो सवाल। जैसे बीजेपी को हमेशा कहा जाता है धर्म के नाम पे वोट लेती है। नहीं, अब तो बिहार में क्या माहौल है? मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और धर्म के आधार पे बिहार वोट करेगा ये तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है। बिहार ऐसा नहीं है राज्य। कई कुछ पॉकेट्स हैं, ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं करेगा, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर धर्म का मुद्दा रहेगा। बट धर्म से ज्यादा जाति की राजनीति बिहार में हो रही है।
तो मुझे लगता है कि बीजेपी हो या आरजेडी हो, जातिगत राजनीति तो होगी वहां पर, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। पहले बीजेपी के लोग बोलते थे कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करेंगे, और बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि वो पहले सही थे कि अब सही है। जब वो कहते थे जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तब वो सही थे, या आज जब वो कह रहे हैं कि होनी चाहिए तब सही है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जाति के आधार पर राजनीति करने में तब तक कोई बुराई नहीं है जब तक आप किसी जाति के विरोध में काम नहीं करते। बिल्कुल। क्योंकि जाति के उत्थान के लिए तो काम करने में कोई बुराई नहीं है ना। ऐसे धर्म के मामले में भी अगर कोई धर्म के आधार पर राजनीति भी करना चाहता है तो धर्म के उत्थान के लिए राजनीति करेंगे, लेकिन अगर धर्म के खिलाफ राजनीति की जाए, किसी धर्म को नीचा दिखाने की राजनीति की जाए, वो ठीक नहीं है। बिहार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिहार एक सेकुलर स्टेट है, और वहां पर मुझे नहीं लगता कि धर्म की राजनीति, और बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, मैंने बार बार कहा नेता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। नेता वही मुद्दे उठाते हैं जिनसे जनता इन्फ्लुएंस होती है। अगर बिहार में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जनता धर्म के आधार पर वोट देगी तो वहां धर्म का मुद्दा सभी उठाएंगे, जहां नहीं मिलेगा वहां नहीं उठाएंगे। तो सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, मुझे लगता है कि सभी पार्टियां अपने हिसाब से करेंगी, करना चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर जैसे जो सर्वे हुआ उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की छवि बहुत अच्छी निकल के आई है। अच्छी निकल के आई, और मैंने बताया ना हमारे चैनल पे भी बहुत अच्छा निकल के आया रिस्पॉन्स। बिल्कुल। तो उनका जो देखो छवि बहुत अच्छी हो गई, तो कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है, और जो भी गठबंधन उनके साथ रहेगा उसको लाभ मिलेगा। गठबंधन या महागठबंधन उसको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और जिस हिसाब से जो छवि बनी है ना, एक दिन में नहीं बनी है राहुल गांधी जी की छवि। अगर हम इस छवि को देखेंगे, ये छवि धीरे धीरे बनी। जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी लोकसभा में, जिस तरह के मुद्दे उठाए, जातिगत जनगणना की बात की, जिस तरह से उन्होंने बात की कि हम जातिगत आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर कर देंगे, ये मुद्दे जनता को बड़े अपील कर रहे हैं। और जब मैं भी अपने चैनल पर लोगों से पूछ रहा हूँ, राय ले रहा हूँ राहुल गांधी जी के बारे में, तो जनता उनको अपने एक मसीहा के रूप में देख रही है। बिल्कुल। जो 2013 में नरेंद्र मोदी जी थे ना, 2013-14 में चुनाव से पहले, वही छवि आज राहुल गांधी की बन रही है जनता के बीच में। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी पर बात करते थे, नरेंद्र मोदी जी जीएसटी पर बात करते थे। वो कहते थे कि रुपए की साख गिरती है, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो प्रधानमंत्री की साख पे से जोड़ते थे। तब 60-62 रुपए होता था डॉलर, अब 85 रुपए हो गया। बट ये मुद्दे आज नरेंद्र मोदी नहीं उठा रहे, आज राहुल गांधी उठा रहे। आज महंगाई की बात ही नहीं करता बीजेपी का कोई नेता। भाई आप एक गृहिणी है, आप घर से जाती हैं, सामान भी लेती हैं, तो आपको पता है महंगाई है। बिल्कुल। बीजेपी के नेता से पूछो, कहते हैं महंगाई नहीं है। अब बताओ कैसे इस बात को सच मान लिया जाए कि महंगाई नहीं है। बिल्कुल महंगाई है। बेरोजगारी है, मुद्दा है, हर घर में एक पढ़ा लिखा लड़का लड़की बेरोजगार बैठा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। तो आप कितना ही झूठ बोल लो, जनता को कितना ही बोलते रहो कि नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन जो जनता झेल रही होती है वो जनता उस बात को कहीं ना कहीं बताती है। जनता को पता चलता है आप झूठ बोल रहे हो, तो फिर क्या होता है, जनता उस बात के खिलाफ आपको वोट के रूप में नतीजा दे देती है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी को जो समर्थन मिल रहा है उसका बड़ा कारण है राहुल गांधी जी के मुद्दों का उठाना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करना, भारत जोड़ो यात्रा करना, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई बारात के घोड़े होते हैं और एक शादी के घोड़े होते हैं। हम शादी के घोड़ों को बारात में लगाते हैं, बारात को के घोड़े होते हैं, और एक शादी के घोड़े होते हैं। बारात के घोड़े को हम रेस में लगा देते हैं, रेस के घोड़े को हम बारात में लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एक स्पीच में बोला कि एक लंगड़े घोड़े भी होते हैं, उन्हें रेस में नहीं भेजना चाहिए। बात सही है, बहुत सही बात। तो आहिस्ता आहिस्ता राहुल गांधी जी कांग्रेस के अंदर भी बड़े परिवर्तन कर रहे हैं। रेस के घोड़े को रेस में भेजना चाहिए, बारात के घोड़े को बारात में भेजना चाहिए, लंगड़े घोड़े को साइड करना चाहिए, और साथ ही साथ घुड़सवार को भी ट्रेन करना चाहिए। बिल्कुल, कैसे चलाना है। हाँ, क्योंकि रेस के घोड़े को भी ट्रेन किया जाता है और रेस को घोड़े को चलाने वाले को भी ट्रेन किया जाता है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी को ये भी समझना चाहिए कि अपने घोड़ों को भी ट्रेन करें ताकि वो रेस जीत पाए। क्योंकि रेस का घोड़ा, कोई भी घोड़ा पहले दिन रेस का घोड़ा नहीं होता है। करेक्ट। पहले दिन हर घोड़ा नॉर्मल घोड़ा होता है, लेकिन जब उसे रेस के लिए लगातार तैयार किया जाता है, उसको वो सब चीजें सिखाई जाती हैं, तो वो रेस के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल, और रेस जीतते हैं। जीतता भी है। आप कह रहे हो कि रेस का घोड़ा रेस में दौड़ेगा, लेकिन रेस के घोड़े को तैयार नहीं करेंगे, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उसको इक्विपमेंट नहीं देंगे, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं पता होगा, उसे बूथ लेवल मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट, वे बिल्डिंग, शैडो कैंपेनिंग पता ही नहीं होगा। बिल्कुल। फिर वो कैसे लड़ाई लड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी सही ट्रैक पर है, और ट्रैक थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे तो हाँ नतीजे बदल सकते हैं। मतलब
बिहार एक ऐसी राज्य है, बिहार और गुजरात, जहां पर गुजरात में 27 में चुनाव है, गुजरात में भी माहौल बहुत कांग्रेस के पक्ष में है। यूपी में अभी समाजवादी के पक्ष में ज्यादा लग रहा है अगर गठबंधन की बात करें, और बीजेपी भी अच्छा करेगी यूपी में, लेकिन गुजरात में भी एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो बट वही है कि अभी कांग्रेस शायद उतना स्ट्रांगली नहीं कर रही है जितना स्ट्रांगली उन्हें करना चाहिए। अगर कर लेते हैं तो राहुल गांधी की छवि और अच्छी बनेगी। जिस तरह से अभी राहुल गांधी जी के पक्ष में माहौल बन रहा है, मैं समझता हूँ ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है, ये इंडिया टुडे ग्रुप ने की है, उनके ज्यादातर ऑडियंस जो है वो बीजेपी समर्थक है। अगर ये कोई ऐसा ग्रुप करे जो न्यूट्रल हो, तो मैं समझता हूँ ये तो 70% 80% राहुल गांधी जी पक्ष में चला जाएगा। बिल्कुल, तो इम्प्रूवमेंट तो है डेफिनेटली। और काफी राहुल गांधी जी को पसंद भी किया जा रहा है। हाँ, जैसे हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था हाँ, वो कमेंट और बहुत अच्छे काफी लोगों ने पसंद किया। बिल्कुल। तो इस समय बिहार और भारत की राजनीति के बारे में आप क्या देखते हैं? दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में तो मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन को लाभ होगा या महागठबंधन को लाभ होगा। भारत की राजनीति में भी एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, परिस्थितियां बहुत ज्यादा उनकी फेवर में नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक फॉर्मूला दिया कि 75 वर्ष की उम्र में राजनीति से रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, और इस वर्ष नरेंद्र मोदी जी सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। तो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी को भी रिटायर होना चाहिए, क्या ये फॉर्मूला उन पर भी लागू होगा? तो मुझे तो नहीं लगता उन पर लागू होगा या होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो पार्टी के अंदर हो सकता है उनके खिलाफ एक माहौल बने। और पता नहीं क्यों कई लोगों ने भी बोल दिया है, कई इस तरह की बातें आ रही हैं, और अंदर से एक खबर सुनने को मिल रही है कि शायद नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। परिस्थितियां जिस हिसाब से बन रही हैं, और अगर ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं और ये सरकार मिड टर्म में चली जाती है, गिर जाती है, तो बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगेगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप ऐसी कोई तैयार नहीं है जो अच्छा वोकल लीडर हो। तो भारत की राजनीति में मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है और कांग्रेस की वापसी हो सकती है। जो हमने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी जी की संभावना लग रही है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है राहुल गांधी जी के पक्ष में ज्यादा माहौल बनता जा रहा है। यूथ बहुत ज्यादा राहुल गांधी जी के पक्ष में आ रहा है, महिलाओं के वोट बहुत ज्यादा राहुल गांधी जी के पक्ष में जा रहे हैं, और जो बेरोजगार युवा हैं वो भी बात कर रहे हैं। गृहिणियां, महंगाई के मुद्दे पर जब राहुल गांधी जी बात करते हैं, जातिगत जनगणना की जब बात करते हैं, जब वो आरक्षण की सीमा को हटाने की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा वोट शेयर सीधा सीधा राहुल गांधी जी के पाले में आके खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो भारत की राजनीति में मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनेगा, बन रहा है, और बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है। और उसमें एक बड़ा रीजन व्यापारियों का है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आज व्यापार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं कर्जा मुक्ति अभियान भी चला रहा हूँ, जिसमें लोगों को गाइड करते हैं जो कर्जे के कारण परेशान है। तो देख रहा हूँ कि अच्छे खासे व्यापारी कर्जे के कारण तबाह हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। किसी भी मार्केट में जाइए आप, व्यापारियों से पूछिए, वो बताते हैं व्यापार आधा भी नहीं रहा है। इतनी बुरी स्थिति व्यापार की हो गई। तो ये नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं और वो व्यापारियों की स्थिति ठीक नहीं करेंगे, तो जनता ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रहेगी। और व्यापार एक ऐसी चीज होती है जो लोग अपने बच्चे की तरह उसको देखते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ठीक है, राजनीति अपनी जगह, धर्म की राजनीति अपनी जगह, बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन अगर आप मेरा व्यापार नहीं संभालने दे रहे मुझे, या ऐसा माहौल नहीं बनाने दे रहे जिससे मेरा व्यापार ग्रो करे, तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। बिल्कुल। और व्यापारी दिखने में वो ज्यादा लगता है कि इतना संख्या बल नहीं है, लेकिन व्यापारी सरकार गिराना और सरकार बनाना जानता है। बिल्कुल। वो लोग अगर एक बार लगता है कि उन्हें जा रहा है उनका व्यापार, और चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो अगर एक बार उन्हें लग जाता है ना ये नेता या पार्टी हमारे खिलाफ जा रही है, या इनके प्रेजेंस में हमारी ग्रोथ नहीं होगी, व्यापारी तुरंत हाथ खींच लेता है। और अगर एक बार व्यापारी ने हाथ खींच लिया तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा। ये बात शायद बीजेपी वाले जो सुन रहे होंगे उनको बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई है, मेरा काम सच्चाई है, वही है। बिल्कुल। और बिहार में तो देखो बहुत बुरी स्थिति है, व्यापार की स्थिति भी खराब है, रोजगार की स्थिति भी खराब है, और लोगों में इतनी नाराजगी है कि कई बार लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। देश की राजनीति में तो दिक्कत है ही, बिहार की राजनीति में भी परिवर्तन आ सकता है, और पूरी परिवर्तन की वो कहते हैं ना जो सिचुएशन होती है बन गई है, दिख रहा है। हाँ, जगह जगह ग्राउंड पर इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, बहुत लंबा समय हो गया है, और बदलाव के लिए और कोई विकल्प है नहीं। ऑल्दो कई और लोग तैयारी कर रहे हैं, नई पार्टियां भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता कहीं और जाने वाली है। जनता बटेगी तो एनडीए और महागठबंधन में जाएगी, और महागठबंधन की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल। तो अगर मान लेते हैं बिहार में, जैसे आप ट्रेनर हैं, काफी चीजें अच्छे से ऑब्जर्व भी करते हैं, अगर बिहार में बीजेपी को हराना
संभव है। तो जो जितने भी महागठबंधन है वो हम्म। किस तरीके से काम करे, अपने आप को कैसे मजबूत करे? देखिए, जहां पर डायरेक्ट फाइट है ना, कांग्रेस और बीजेपी की जहां डायरेक्ट फाइट है, उन सीटों पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में बीजेपी को हराने की स्थिति में है। अगर डायरेक्ट फाइट में बीजेपी कांग्रेस को हरा देती है, कांग्रेस बीजेपी को हरा देती है और 50 सीटें टारगेट कर ले, बस सिर्फ 50 ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी मजबूत है, वहां पर कांग्रेस अभी से ही मेहनत करके आरजेडी के साथ मिल करके बीजेपी को हरा दे। अगर 50 सीटों पे हरा दिया गया तो ये कंफर्म है बीजेपी सरकार बनने वाली नहीं है, और 50 सीटों पे हराया जा सकता है। बहुत, मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के पास आज माहौल भी है, आज नेता भी है, लीडरशिप है, राहुल गांधी जी की फेस वैल्यू है, उनके वादे हैं, उनका मैनिफेस्टो है, उनके पास तेलंगाना जैसा मॉडल है। कांग्रेस बार बार तेलंगाना मॉडल सामने रख रही है और वो अच्छा मॉडल है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हमने जातिगत जनगणना भी की और जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया। तो उससे वो मैसेज जा सकता है और तेलंगाना के मॉडल को एक पैन इंडिया मॉडल दिखाया जा सकता है। और फिर यही मॉडल बिहार में हम लाएंगे जब हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और ये बात अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो जनता भरोसा करेगी। बिल्कुल। तो उन 50 सीटों को आइडेंटिफाई करना, उन 50 सीटों पे मजबूत लोग देना, और मजबूत जब मैं बोलता हूं तो फाइनेंशियली भी मजबूत होने चाहिए, वो साम दाम दंड भेद भी करने वाले होने चाहिए, टिकने वाले लोग होने चाहिए, बिकने वाले लोग नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी जी के टर्म में बोले तो रेस के घोड़े होने चाहिए, उन्हें रेस के घोड़े को ट्रेन होना चाहिए, उन्हें सब चीजें पता हो, उन्हें बूथ लेवल मैनेजमेंट पता हो, उनका सोशल मीडिया स्ट्रांग हो, उनकी टीम स्ट्रांग हो, उनके काम करने वाले लोग मजबूत हो, उनके लिए जो माहौल बनाना है वो माहौल बनाने वाले लोग मजबूत होने चाहिए। और जब लगातार उनके पक्ष में माहौल बनेगा, दूसरे को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने की बजाय खुद को जिताने के लिए काम कर रहे होंगे, तो जीत की संभावना भी ज्यादा होगी और बीजेपी हार जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि बीजेपी की भी बहुत मजबूत जमीन नहीं है बिहार में। जैसे मैंने कहा ना, अगर मान लीजिए आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का तय कर ले कि हम जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे या एनडीए में नहीं रहेंगे, कंफर्म है बीजेपी सीटें आधी हो जाएंगी। ज्यादातर सीटें बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि वो गठबंधन में है। तो अगर गठबंधन के कारण ही बीजेपी जीतती है और गठबंधन में बीजेपी जीत नहीं सकती है, तो इसका लाभ उठाया जा सकता है। कांग्रेस लाभ उठा सकती है, कांग्रेस भी और आरजेडी भी लाभ उठा सकती है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर मुझे लगता है बीजेपी को हेड ऑन कांग्रेस को लेना चाहिए। अगर वो सीटें जिन पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी उनके सामने आरजेडी के कम उम्मीदवार और कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदवार हो, तो कांग्रेस के साथ डायरेक्ट फाइट अगर बीजेपी की हो और आरजेडी के वोट्स को और बाकी वोट्स को जो एंटी बीजेपी वोट्स है उनको कंसोलिडेट करने में कांग्रेस के उम्मीदवार सफल हो जाए तो चुनाव निकल जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे ही पता है, ये सबको पता है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी पता होगी। बस कांग्रेस के उम्मीदवारों को शायद या तो कोई सही गाइड नहीं कर रहा है या अभी उन्हें पता ही नहीं है। कई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कई लोगों से जब बात होती है, फोन करते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कांग्रेस से, तो मैं उनसे पूछता हूँ टिकट कंफर्म है क्या आपकी? कहते नहीं सब बात चल रही है लेकिन कंफर्म नहीं है। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि इस सीट पर कांग्रेस ही लड़ती है, वो कहते हैं हाँ कांग्रेस ही लड़ेगी। जब लड़ेगी कांग्रेस तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार को तय क्यों नहीं कर रही है? क्यों इतना डिले कर रहा है? कब देगी नॉमिनेशन? जब देगी जब नॉमिनेशन का लास्ट डे होगा। अब तक वो बंदा क्या तैयारी करेगा? क्या हम उसके लिए बूथ लेवल मैनेजमेंट करेंगे? क्या हम उसको इलेक्शन जिता पाएंगे? फिर उससे कहोगे तुम चुनाव जीते नहीं। अरे भाई कैसे जीतेगा चुनाव? पहले से तैयारी नहीं हो पाई, पहले तैयारी नहीं होगी। और बीजेपी वाला तो पहले दिन से तैयारी कर रहा है। अच्छा उम्मीदवार तय नहीं है बीजेपी का, लेकिन कम से कम बीजेपी की मशीनरी मैकेनिज्म तो स्ट्रांग है। उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट काम कर रहा है, उनका शक्ति केंद्र काम कर रहा है, उनके लिए 50 पैरेलल संगठन काम कर रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है। वो तो जब उम्मीदवार आएगा तो काम होगा। बिल्कुल। तो एक तरीके से यही हुआ, हवा में बातें नहीं चलेंगी, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और ग्राउंड पर भी जो मैं एक बार बार बोलता हूँ, बूथ जीता तो चुनाव जीता। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी चुनाव की बूथ होती है। जब तक आप बूथ को नहीं जीतेंगे तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते। करेक्ट। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी नेता, और बिहार का नहीं मैं बोल रहा, पैन इंडिया में कोई भी व्यक्ति को अगर चुनाव जीतना है, बूथ लेवल मैनेजमेंट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। बिल्कुल। बूथ जीतोगे तो चुनाव जीता जाएगा। और बूथ लेवल मैनेजमेंट में सिर्फ बूथ इंचार्ज नहीं होता जो बूथ के अंदर बैठता है, बूथ एजेंट, वो तो एक दिन का है। एक दिन का है। उसके अलावा जो 14 दिन का कैंपेन है उसमें बूथ का इंचार्ज या बूथ अध्यक्ष कौन होगा? उससे पहले 1 महीना 2 महीना पहले बूथ की कमेटी कैसे बनेगी, बूथ के लोग कैसे काम कर रहे हैं, उन्हें क्या संसाधन दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, क्या उन्हें रणनीति पता है कि नहीं पता है, क्या उन्हें मुद्दे मालूम है कि नहीं मालूम है, क्या उन्हें मालूम है कि हमें कैसे काम करना है, क्या उनकी ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है प्रॉपर। बिल्कुल।
अगर उस बूथ को जीतने के लिए हमने प्रॉपर ट्रेनिंग करी और उस व्यक्ति ने बूथ पर बढ़िया काम कर दिया, उसे जरूरी पैसा संसाधन दे दिए, वो बूथ जिता लेगा हमें। बिल्कुल। और बूथ जीता तो चुनाव जीता। बिल्कुल, ये शायद ये वाली जो घटना हमने अभी दिल्ली में भी देखी। हाँ, हर जगह 300 बूथ है मानो किसी के यहाँ, और वो तय कर ले कि मुझे 200 बूथ पर 80% वोटिंग लेनी है, बाकी 100 बूथ पर हार भी जाऊं तो भी क्या फर्क पड़ता है, आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। करेक्ट। लेकिन उसके लिए काम तो पहले ही करना पड़ेगा ना, रणनीति तो पहले बनानी पड़ेगी। खुद एक वोटर ही हूँ, मैंने भी ये देखा है कि बीजेपी किस ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं। बहुत ज्यादा, और उनके लिए जो काम कर रहे हैं लोग, वो बहुत डेडिकेशन डिवोशन से काम कर रहे हैं, और वो उन्हें उम्मीदवार से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार आ जाए, वो वोट उनको पड़ जाता है। कांग्रेस का, आरजेडी का उम्मीदवार से बहुत कुछ तय होता है, उम्मीदवार बदलने से परिस्थितियां बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जिनका मुझे लग रहा है कि अभी हराया तो जा सकता है, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो क्या ये संभव है, जैसे कन्हैया कुमार जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, तो कांग्रेस में इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि देखो क्या है, पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन एक बयान में ना दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अब वहां ऑलरेडी एक नेता है, बिहार के सर्वमान्य नेता हैं तेजस्वी यादव जी, और आप माने ना माने, मैं मानू ना मानू, या मैं बोलू ना बोलू, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जनता जनार्दन होती ना डेमोक्रेसी में। बिहार की जनता मानती, बिहार की जनता ये मानती है कि बिहार का बेटा, बिहार का लाल अगर कोई मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा दावेदार है इस समय, तो तेजस्वी। और एक हवाई बातें नहीं है, तो सर्वे में रिपोर्ट आई है ना, ये तो शायद ये भी इंडिया टुडे का सर्वे था, और मैंने भी अपने चैनल पर लोगों से पूछा था, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया, और मैक्सिमम ने कहा कि हाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए। तो जब बिहार की जनता ने तय कर लिया कि हमारा लाल, हमारा बेटा मुख्यमंत्री वो होगा, तो फिर किसी और को कांग्रेस कैसे आगे करते। और कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है। वो किसी को अगर कांग्रेस, कई लोग कहते हैं, मुझे एक व्यक्ति मिले, नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस के नेता है बड़े, वो कहते हैं कांग्रेस तो आरजेडी की बैसाखी पर चल रही है, कांग्रेस को आरजेडी को छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस अपने बलबूते खड़ी हो। ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। कांग्रेसी को कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि आज कांग्रेस को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है बिहार में, तो उनकी मजबूरी है कि उन्हें आरजेडी को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जब हम ये कहते हैं आरजेडी को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो मैं ये भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को ही अपना नेता मानना पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो पप्पू यादव के साथ मेरा एक पॉडकास्ट हुआ, उनकी भी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने का, किसकी नहीं होगी, बात सही है। सही बात है। वो तो भाई मुख्यमंत्री तो हर कोई बनना चाहेगा ना, लेकिन सिर्फ इच्छा रखना कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, और मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता के बीच में वो पहचान, वो पकड़ होना, उसमें फर्क है। बिल्कुल। पप्पू यादव हो या कन्हैया हो, दोनों में से अभी किसी के पास भी इतना अपना जनाधार या अपना सपोर्ट बेस नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाए। और जब जनता ही तेजस्वी को पसंद कर रही है, तो कांग्रेस को भी उन्हें आगे रखना चाहिए। और बोल भी दिया, मुझे लगता है कि अंडरस्टूड है, बोले ना बोले, कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे इंडिया गठबंधन महागठबंधन की तरफ से, और कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो, ये सपोर्टिंग रोल का काम कर सकते हैं। कल को बाई चांस अगर सरकार बन जाती है, तो हो सकता है कन्हैया जी को शायद कुछ जिम्मेदारी उस सरकार में वहां मिल जाए, या उनको कोई सीट खाली करा के इलेक्शन लड़ा लिया जाए। बट मुझे लगता है वो भी आरजेडी नहीं चाहेगी, तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे। तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा नेता पैरेलली खड़ा हो। राइट। क्योंकि कांग्रेस का खड़ा होने का मतलब है मजबूत नेता का कि आरजेडी का नुकसान। करेक्ट। और आरजेडी के नेता या रणनीतिकार इतने मूर्ख नहीं है कि वो अपना नुकसान करेंगे। और मैं तेजस्वी यादव जी को भी बहुत फॉलो कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनकी टीम को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रख रहे हैं। बस उनका भी मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट वीक है। कांग्रेस की तरह ही उनका भी बूथ लेवल मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, और उनके भी कई उम्मीदवार मतलब चाह रहे हैं मजबूती से लड़ना, लेकिन क्योंकि अभी सीट ही कंफर्म नहीं है, कई सीटें ऐसी हैं जो शायद बदली जानी है, कई सीटें जो सिटिंग एमएलए हैं शायद उनकी भी सीटें हटेंगी, तो अभी थोड़ी उथल पुथल होगी। वैसे तो चुनाव में समय है, अक्टूबर में चुनाव है, और अभी हम लोग जून में बैठे हैं, तो समय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि युद्ध स्तर पर तेजस्वी जी को भी अपने सोशल मीडिया को, अपनी मीडिया मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और जगह जगह जाएं, पॉडकास्ट करें, वीडियोस बनाएं, अपनी बात रखें, अपनी टीम को सोशली स्ट्रॉन्ग करें। मतलब मैं देख रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जी के कई विधायक भी ऐसे हैं जो तेजस्वी जी की पोस्ट को शेयर नहीं कर रहे हैं। सोचिए, के लिए तो वो मुख्यमंत्री है ही ना, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा है इस समय। लालू जी ऑल्दो अध्यक्ष है, लेकिन वही है।
तो आप उनको ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उनकी पोस्ट को लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जब आप नहीं कर रहे हैं विधायक होकर के, तो आपकी टीम कैसे करेगी? करेक्ट। और जब टीम ही फॉलो नहीं करेगी तो आप कैसे बोल पाएंगे टीम को कि भाई आप मेरे नेता को नेता मानो? करेक्ट, ये तो है। तो मैं समझता हूँ परसेप्शन की लड़ाई में जिसमें बीजेपी आगे रह जाती है और आरजेडी और कांग्रेस पिछड़ रही है, उस लड़ाई से उन्हें बाहर निकलना चाहिए और लीड करना चाहिए। ये मौका है तेजस्वी के पास। अगर मैं बता रहा हूँ 2025 में अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने किसी भी कारण से, तो काफी पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल। एक तो 5 साल का समय होता है, दूसरा अभी तो क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अच्छा काम कर दिया, छवि भी अच्छी है, छवि अच्छी बनी, नौकरी दी, रोजगार दिया। अगर मान लीजिए इसको अभी कैश नहीं किया गया तो फिर तो टाइम गैप बहुत हो जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जनता की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, शॉर्ट टर्म होती है, जनता भूल जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन है आरजेडी के सामने भी, और आरजेडी को युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए। हम भी कई उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं तो उन्हें समझा रहे हैं जो करना चाहिए उम्मीदवारों के लिए। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे उम्मीदवारों की दावेदारी कंफर्म नहीं है, तो उनके भी हाथ बंधे हुए, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। और पार्टी स्तर पर जो काम होने चाहिए वो तो तेजस्वी जी और उनके थिंक टैंक ही तय करेगा कि कैसे पार्टी को इस परसेप्शन की लड़ाई से बाहर निकालना है, क्योंकि उस लड़ाई में पिछड़ तो रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत पिछड़ गए। एक चीज और सर, जैसे अब हमने बात की बीजेपी की मशीनरी जो कि ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल। तो क्या वो अपने बलबूते पे बिहार में सरकार नहीं बना सकते? मैंने बताया ना, देखिए क्या बीजेपी के साथ मजबूत है, पैसा है, संसाधन है, टीम है, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिहार की जो जातिगत राजनीति है, उस जातिगत राजनीति में बिहार के मतलब बीजेपी के पास कोई ऐसे मजबूत नेता नहीं है जिनका अपना बहुत ज्यादा जनाधार हो। ऑल्दो बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे भी वोट ले सकती है, लेकिन उतनी सीटें नहीं ला पाएगी वो सरकार बना ले। लेकिन ऐसा नहीं है बीजेपी उसके लिए ट्राई नहीं कर रही है। अगर आप देखोगे बीजेपी बहुत डेस्परेट है बहुत लंबे समय से कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वो अपने बलबूते कुछ कर नहीं पा रहे। यूपी में दिक्कत थी, यूपी को उन्होंने ठीक कर लिया। मध्य प्रदेश में बढ़िया चल ही रहा है उनका, उड़ीसा में भी अभी सरकार बना ली उन्होंने, और काफी राज्यों में मतलब अपने बलबूते। कर्नाटका में दिक्कत थी तो वहां भी अपने बलबूते सरकार बना चुके। बिहार में एक बार भी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई बीजेपी, एक बार भी नहीं। तो सोचिए कितनी ज्यादा डेस्परेट होगी बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए। लेकिन क्यों नहीं बना पा रही, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मशीनरी, मैकेनिज्म, बूथ लेवल मैनेजमेंट चाहे कितना ही स्ट्रांग हो जाए, जब तक वो उन जातिगत समीकरणों के से बाहर नहीं निकलेगी जो यूपी में निकले वो, और किसी मुद्दे के आधार पर, चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, उस आधार पर जनता को, बिहार की जनता को कन्विंस नहीं करेगी, तब तक बीजेपी अपने बलबूते सरकार नहीं बना सकती। और आज की डेट में वो नहीं बन रही है स्थिति। बिहार ऐसे कोई ध्रुवीकरण की तरफ नहीं जा रहा जैसे यूपी जा रहा है। यूपी में ऑल्दो राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में, वो बड़ा मुद्दा रहा। और काफी लंबे समय तक बीजेपी ने स्ट्रगल किया यूपी में, ये बहुत ज्यादा। अब देखिए ना 90s के दौर से लेकर के बीजेपी स्ट्रगल करते करते अब जाकर के फुल फ्लैश सरकार बनी 2017 में। 2017 में तो मतलब टाइम लगता है। तो बीजेपी को काफी टाइम लगा। काफी टाइम लगने के बाद बीजेपी ने वहां गेन किया। बिहार में उतना नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण नीतीश कुमार भी है, क्योंकि नीतीश कुमार को छोड़ा कैसे जाए ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि छोड़ करके देख लिया था तो चुनाव में बुरी हालत हो गई थी बीजेपी की। और इंडिया गठबंधन के साथ थे वो, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार, और उनकी सरकार बन गई थी। तो बीजेपी को ये बात पता है कि अभी बिहार पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जहां जहां उनके उम्मीदवार हैं वो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि और मजबूत किया जाए, वोट शेयर भी बढ़ाया जाए, बढ़ भी रहा है। बट अभी मुझे लगता है कि अपने बलबूते हम बिहार में जीत पाएगी, अभी तक तो नहीं। वैसे तो ये मुझे नहीं लग रहा कि संभव है। क्या आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, वो जैसे इधर संभव नहीं है ना कि बीजेपी और जेडीयू अलग अलग लड़े, ऐसे वो भी संभव नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने बताया ना, अभी कांग्रेस की मजबूरी है। जैसे मुझसे किसी ने भी पूछा, मैं एक टीवी डिबेट में गया था कोई चैनल पर, उन्होंने पूछा कि यूपी में क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस अलग अलग हो जाएंगे 27 में? मैंने कहा नहीं, अभी तो ऐसा लगना करे नहीं। वो कांग्रेस के 1-2 नेता हैं जो यादव के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैंने जितना मर्जी बोल लें, जो मर्जी बोल लें, जैसे मर्जी बोल लें, लेकिन ये कंफर्म है दोनों की ही जरूरत है एक दूसरे के साथ। कांग्रेस के बिना समाजवादी सरकार नहीं बना पाएगी, और समाजवादी के बिना कांग्रेस अपना अस्तित्व वापस नहीं पा सकती बिहार यूपी में। सेम स्थिति बिहार में। अगर कोई ये कहता हो, कोई भी कहता हो, या कोई सोचता भी हो नेता कि बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़े, तो समझ लेना वो बीजेपी का समर्थन ही कर रहा है। कंफर्म है।
क्योंकि वो ये क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के वोट बढ़ जाए और बीजेपी का वोट तो एनडीए का तो कंसोलिडेट रहेगा। तो अगर मान लो 1%, ऐसा होगा नहीं, आपने कह दिया नहीं होगा, 1% अगर कांग्रेस और आरजेडी ने अकेले अकेले चुनाव लड़ा, जैसे मैंने बीजेपी का बताया कि बीजेपी की सीटें आधी रह जाएंगी अगर अकेले लड़ा, अगर आरजेडी और कांग्रेस ने अकेले अकेले चुनाव लड़ा तो इनकी सीटें 1/4 रह जाएंगी। इतनी बुरी स्थिति होगी। गठबंधन बहुत जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है, मजबूरी है दोनों की। आरजेडी भी बहुत सारी सीटें अपने बलबूते नहीं जीत सकती है, सिर्फ इसलिए जीत पाएगी क्योंकि कांग्रेस और बाकी वोट उन्हें मिल जाए। बिल्कुल। और अभी तो सुनने में आ रहा है ओवैसी जी फिर से, जैसे पहले उन्होंने 5 सीटें जीती और काफी सीटों में नुकसान करा, अब शायद ओवैसी जी फिर जाएंगे। अभी कल सुनने में आम आदमी पार्टी भी शायद बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, तो उनको भी हैंडल करना पड़ेगा। भले ही उनका वोट शेयर नहीं है, लेकिन क्या है, अगर मान लो एक सीट पे 10 उम्मीदवार लड़ रहे हैं और हर उम्मीदवार तो 200, 300, 500 वोट ले ही आता है जी, तो 500 × 10 5,000 वोट हो गए ना। अच्छा, 5,000 वोट किसके थे? एनडीए के वोट नहीं टूटेंगे, ये वोट टूटेंगे महागठबंधन में। तो जो लीड हमें 30,000 की थी वो 25 की रह जाएगी, और जहां पर मार्जिन था 200, 400, 500 या 2-4 हजार वोट का, वो सीट शायद हार जाएंगे। ऐसे ही पीके भी यही काम कर रहे हैं, प्रशांत भी यही काम कर रहे हैं। सुनने में भी आ रहा है कि बहुत सारी पार्टियां बन रही हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बिहार में क्या स्थिति बन रही है कि ये कंफर्म है, सबको मालूम है कि जितने लोग भी नए आएंगे, तो क्या ये जो पार्टियां बन रही हैं कमाल दिखा सकती हैं? नहीं, कोई कमाल नहीं दिखा सकती है। देखिए, 1-2 सीट का तो कहता नहीं मैं, 1-2 सीट तो कोई भी जीत जाता है, कुछ भी परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर चलो खुल के बात कर लेते हैं, प्रशांत किशोर की बात आप कर रही हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज बनाया उन्होंने। बिहार दिल्ली नहीं है, ये बात प्रशांत किशोर भी जानते हैं, और प्रशांत किशोर के थिंक टैंक भी ये बात जानता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने करा, ऐसे ही एक माहौल बनेगा, एक लहर बनेगी और पूरी सारी सीटें जीत लेंगे और बिहार में परिवर्तन आ जाएगा। दिल्ली की परिस्थिति क्या थी? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, मतलब अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चल रही थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। लोग ये बात भूल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को बेनिफिट ये मिला कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी घसीटा, जिसको बीजेपी भी घसीट रही थी, बिल्कुल नेगेटिव बोल रही थी, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, बाकी चीजों के खिलाफ नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। और जब कांग्रेस के खिलाफ परसेप्शन बना, माहौल बना, उसका बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल हुए। बिहार में क्या परिस्थिति है? बिहार में परिस्थिति बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। और यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी बहुत स्ट्रांग नहीं थी उस समय पर विधानसभा में, तो कोई तीसरे विकल्प की संभावना थी, कोई और तीसरी पार्टी नहीं थी। बिहार में तो ऑलरेडी 4 मजबूत पार्टी हैं भाई, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, चिराग पासवान भी 5 सीटें हैं उनके पास, और भी 2-4 सीटें पार्टियां हैं, तो वहां तो ऑलरेडी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो उनमें एक और पार्टी आ भी जाएगी तो क्या कर लेगी? और प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं? सीधी सी बात है, देखो कुछ लोगों को बुरी लगेगी बात, बाई इलेक्शन हुआ बिहार में, 4 सीटों में से 2 सीटें ऐसी थी जहां पर उतना वोट प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को मिला जितने वोट से आरजेडी का कैंडिडेट हारा। तो यानी वो तो सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। और जब ये परसेप्शन जनता के बीच में चला गया कि प्रशांत किशोर को वोट देने का मतलब है बीजेपी को जिताना, आरजेडी को हराना, कांग्रेस को हराना या इंडिया गठबंधन के खिलाफ वोट करना, तब तो जनता तय करेगी। प्रशांत किशोर, मुझे आज की डेट में, अभी हम जून में है, चुनाव अक्टूबर में होना है, मैं लिख कर दे सकता हूं प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा होगा तो 2-4-5 सीटें जीत लेंगे। प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाने वाले हैं। 2-4-5 सीटें, 10 सीटें हो सकता है आरजेडी को, कांग्रेस को हरा दें, 2-4-5 सीटें, 10 सीटें बीजेपी को जिता दें, बस। इससे बड़ा रोल उनका नहीं होने वाला। और कोई भी नई पार्टी आज की डेट में तो अभी इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। कल क्या होगा भारत की राजनीति में एक पल का नहीं पता होता। सही बात तो ये तो नहीं कह सकते कल क्या होगा, बट आज की डेट में तो कोई और नई पार्टी का ऐसा अस्तित्व नहीं है। सर, कांग्रेस कोई बड़ा कमाल दिखा सकती है बिहार में? हाँ, ये बड़ा ही कमाल होगा। अगर सरकार बन जाती है तो उप मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इतना आसान नहीं है। जो मैंने कहा ना कि बीजेपी और जेडीयू को तो खिलाफ कर माहौल है, लेकिन बीजेपी को जहां डायरेक्ट फाइट कांग्रेस की होगी वहां कांग्रेस को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और कांग्रेस को अपनी रणनीति बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी। कमाल दिखा सकती है, बिल्कुल। कहते हैं ना, रॉ मटेरियल मौजूद है। आपको अगर मैं पूछूं या किसी से पूछा जाए कि भाई खाना बनाने के लिए सामान तैयार हो तो खाना बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। लेकिन किस पर डिपेंड करेगा? शेफ पर डिपेंड करेगा। पूरा बनाना मान लो अगर बनाने वाले को बनाना ही नहीं आता, रॉ मटेरियल दे दिया बढ़िया, लेकिन खाना बनाना नहीं आता, तो क्या होगा?
वो बढ़िया रॉ मटेरियल भी क्या कर लेगा? वो रखा है, बेकार हो जाएगा या रखा रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे बिहार में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ये बात सच है। परिस्थितियां बन रही हैं, ये बात सच है। कांग्रेस कमाल कर सकती है, ये बात सच है। राहुल गांधी जी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सच है। लेकिन इस सब को वोट में कन्वर्ट करना एक अलग आर्ट है, एक टास्क है। जैसे एक बड़े नेता ने कहा था कि जब कोई आंधी चल रही हो और आप ट्यूब लेकर खड़े हो जाएंगे तो वो हवा ट्यूब में नहीं भरेगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक वॉल्व लगा होता है और वॉल्व को हटाने के लिए या वॉल्व में हवा भरने के लिए एक पंप चाहिए। राइट। तो पंप कौन है? पंप है कार्यकर्ता। तो कांग्रेस की लहर चल रही है, बात सही है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, बात सही है। लेकिन कांग्रेस को अगर कमाल करना है तो अपने कार्यकर्ता को, अपने बूथ लेवल मैनेजमेंट को, अपने उम्मीदवारों को बहुत युद्ध स्तर पर तैयार करना पड़ेगा और अभी से करना पड़ेगा। और उन्हें खुली छूट देनी पड़ेगी, साम दाम दंड भेद जो करना पड़े करो, जो पैसा संसाधन लगाने पड़े लगाओ, जो रणनीतियां सीखनी पड़े सीखो, किसी को हटाना पड़े हटाओ, जो करना पड़े करो। बिहार में आना है तो करना पड़ेगा। हाँ, जीत के आओ तो हो जाएगा। बिल्कुल सर। एक और हमारा लास्ट सवाल आपसे, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेल खेला था वोटों का, हाँ, लोग क्या बिहार में भी हो सकता है? बहुत सवाल कर रहे हैं। देखिए क्या है, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, मुद्दे में दम तो है। उन्होंने क्या कहा? चोरी। हाँ, उन्होंने वोटों की चोरी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए महाराष्ट्र में 5 साल में वोट ऐड हुए 50 लाख और 5 महीने में ऐड हो गए 65 लाख। तो ये तो गलत है ना। 50 लाख और 65 लाख, 5 साल में 50 लाख ऐड होना और 5 महीने 65 लाख होना, कहां से आए वो वोटर? फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि लोकसभा चुनाव में जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं सीट पे विधानसभा वाइज, विधानसभा में भी लगभग उतने वोट मिले कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया क्योंकि वोट नए ऐड हो गए, कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ। हाँ। इसलिए उन्होंने मांगा कि वो वोटर लिस्ट दो भाई, जिसके आधार पर लोकसभा का चुनाव हुआ और जिसके आधार पर विधानसभा का चुनाव हुआ। फिर वो वोटर लिस्ट अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है और 2 देने के लिए, देखते हैं देंगे कि नहीं देंगे। देते हैं तो फिर उसमें इवेल्युएशन किया जाएगा, स्ट्रेटेजी बनेगी। बट ये तो कंफर्म है कि राहुल गांधी जी के आरोप बेबुनियाद नहीं है, दम है उसमें, दम है उनमें। और अगर ये बीजेपी बिहार में करती है तो फिर तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रही है। बट मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के रणनीतिकार ऐसी कोई गलती करेंगे कि अगर एक बार कर दी तो उसी काम को रिपीट करें। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर जनता सड़कों पर उतर आएगी। बिल्कुल। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चोरी अगर है ना तो वोटों की चोरी। वोटों की चोरी है। राइट। भाई आप किसी को वोट दे के आए, जिसको भी दें, और बाद में आपको पता चले आपका वोट उसको ना जाके किसी और को चला गया, तो जनता आएगी। मतलब कितना बड़ा धोखा है ये। डेमोक्रेसी में हम क्या मानते हैं कि जिसको हम वोट दे रहे हैं हम उसे चुने, हारे या जीते। लेकिन आपको बाद में पता चले कि आपने जिसको वोट दिया था आपका वोट उसे गया ही नहीं, किसी और को गया, या किसी नकली व्यक्ति या नकली लोगों के आधार पर कोई व्यक्ति चुन लिया गया। तो ये तो इससे बड़ी चोरी नहीं हो सकती। और अगर मान लो इसमें थोड़ी बहुत भी डाटा एनालिसिस होगा, वैसे तो कांग्रेस करेगी जब इलेक्शन कमीशन देगा, अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई मिलती है तो मुझे लगता है कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, महाराष्ट्र का इलेक्शन रद्द भी कराया जाएगा और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। करेक्ट। और जब से राहुल गांधी जी ने ये आर्टिकल लिखे हैं तब से बड़ा राहुल गांधी जी को सपोर्ट भी मिल रहा है और अब जनता भी पूछने लगी है कि भाई, और ये सवाल कॉमन भी है ना, देखो 5 साल में वोट बढ़ते हैं 50 लाख और 5 महीने बढ़ जाए 60 लाख 65 लाख, तो सवाल उठेगा कि यार 5 साल में इतने और 5 महीने में इतने कैसे हो गए? वो तो उठना भी चाहिए। और ये वोट कहां से आए? और इनमें से जितने नए वोट ऐड हुए सबने बीजेपी को वोट कर दिया। सोचने वाली भाई मानो नए वोट ऐड होते हैं तो कुछ कांग्रेस हो जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, सबने बीजेपी को वोट कैसे कर दिया? तो ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मतलब पता नहीं अब ये कहना भी ठीक है कि नहीं करा नहीं करा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी अब ऐसी कोई गलती करेगी। हाँ, इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, आपको न्याय करना भी और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। जनता जिसे चुन रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी कांग्रेस हो, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है इसमें? इलेक्शन कमीशन तो जिसको जितने वोट मिले वो बता दे। और जब सीसीटीवी की फुटेज मांगी गई कि भाई सीसीटीवी फुटेज दे दो कि 5 बजे के बाद कितनी वोटिंग हुई, वो फुटेज नहीं दे रहे, तो क्या छुपाना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन? आखिर छुपाना क्या चाह रहा है? अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो फिर दिखा क्यों नहीं रहा? बिल्कुल। तो फिर ऐसा ही लग रहा है जैसे जो राहुल गांधी जी ने सीधे उंगली जो की, हाँ, जो सीधा बोल दिया उन्होंने कि वोटों की चोरी है, सीधा बोला उन्होंने तो वोटों की चोरी।
तो इसका मतलब वोटों की चोरी करी है बीजेपी क्योंकि ने। जब सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा रहे, जब चोरी की नहीं है तो दिखा दो भाई, सीसीटीवी कैमरा दिखा दो, वोटिंग मशीन का दिखा दो, वोटिंग लिस्ट दिखा दो, इसमें क्या छुपाने वाली बात है? करेक्ट, जिसके मन में चोर होता है वही छुपाता वही है। छुपाता है। इलेक्शन कमीशन के मन में अगर कोई चोर नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं राहुल गांधी जी के झूठे आरोप है, हम भी कह रहे हैं झूठे हैं, मैं खुद ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने झूठे आरोप बीजेपी पे लगाए हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है इसे साबित करने की कि झूठे हैं। बिल्कुल। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर नहीं देती है जानकारी या सही जानकारी नहीं देता तो फिर ये माना जाएगा कि गड़बड़ हुई है। गड़बड़ हुई है। और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश बिहार में की गई तो बिहार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कि कभी बीजेपी के लोग सोचते हो कि नहीं हम बिहार में जाके ऐसे ही कर लेंगे, हम भी नए वोट ऐड कर लेंगे। और सतर्क भी रहना है कांग्रेस के नेताओं को भी, आरजेडी के नेताओं को भी और इंडिया गठबंधन महागठबंधन के नेताओं को भी कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। बिल्कुल। वोट ऐड तो नहीं हो रहे हैं, वोट जबरदस्ती डिलीट तो नहीं हो रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, सारी चीजें निगाह में रखनी है। जब वोटिंग लिस्ट अपडेट हो रही है तो कैसे अपडेट हो रही है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ है तो तुरंत ऑब्जेक्शन करना है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी सतर्क है, तो ऐसा कुछ लगता नहीं होगा। बिल्कुल। बाकी तो जब सामने आएगा तो पता चलेगा। बिहार अगर सामने आ जाते तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हार का भी सामना कर सकती है बिहार। हाँ, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में हो सकता है जनता सड़कों पर उतर आए। जनता को ये लगने लगे कि यार ये तो हमारे वोट की चोरी हो रही है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और नहीं करेगा कोई भी जनता में, भाई आपने जिसको वोट दिया वो नहीं जीत रहा, कोई और जीत रहा है, तो ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं। तो सर हमारा पॉडकास्ट एक होता है विराम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हमें और भी चर्चाएं आगे करनी है। तो सर जो हमारी हमें ऑडियंस है, वोटर हैं और जो भी नेता है इस टाइम हमें देखने में, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए अपने आप को राजनीतिक रूप से तैयार करिए, मानसिक रूप से मजबूत करिए। और जो परिस्थिति अभी बन रही है बिहार में हो या किसी भी राज्य में, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पहले तो उन्हें मैं संदेश दूंगा कि अपने आप को तैयार करिए। चुनाव बदल रहा है, चुनाव लड़ने की परिस्थितियां बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है। तो अब ये इंतजार करना कि पुराने ढर्रे पे मैं राजनीति करूं, वो नहीं होने वाला। राजनीति को समझना भी पड़ेगा, राजनीति में होने वाले परिवर्तनों को समझना पड़ेगा। अब एआई का यूज हो रहा है तो एआई का यूज कैसे प्रचार प्रसार में होगा, किस तरह से आप बूथ लेवल मैनेजमेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करिए और अपने आप को अपग्रेड करिए। बिल्कुल। ना केवल अपने आप को, अपनी टीम को अपग्रेड करिए। और कहीं पर भी कोई भी अगर लगता है धांधली हो रही है, गड़बड़ हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, प्रयास हो रहा है, तुरंत ना केवल इलेक्शन कमीशन को बल्कि जनता को भी इस पे अपने साथ लेकर के चलिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। डेमोक्रेसी में जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। और अगर जनता संगठित होकर के आपके साथ खड़ी हो जाएगी तो फिर हर नेता, कितना ही बड़ा नेता, उसे झुकना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच सर, आप आते हो हर बार, राजनीति की इतनी सारी चर्चाएं करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब भी हम राजनीति किसी नेता के बारे में सुनते हैं, क्योंकि आपके पास जितना भी रिसर्च है आप ग्राउंड लेवल पर जाके करते हो और हमारी इस ऑडियंस को बताते हैं। अब ऑडियंस का एक फर्ज बनता है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए वो शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या हर कोई व्यक्ति जागरूक होगा, हर एक नेता जागरूक होगा कि उसे अपनी टीम के साथ किस तरीके से काम करना है। और उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच सर। और प्लीज जिसके भी जो भी सवाल हैं बिहार इलेक्शन को लेके, कोई भी आप पूछना चाहते हैं सर से, तो कमेंट करिए, उसका आंसर सर की टीम आपको देगी ही देगी। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चार्जेस नहीं लगते, आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे आप चाहे न्यूज़ में, मीडिया में जाके देखते, पर एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलती है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।